अब आपका अचानक से जब कोई आकस्मिक खर्चा आ जाता है, कोई एडिशनल आप पे खर्चा आ गया, या किसी योजना को आपको एक्सटेंड करना है, या फिर किसी योजना में आपने पहले सोचा था इतने पैसे लगेंगे, अब उसमें ज्यादा पैसे लग रहे हैं, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा मनी हमें चाहिए होता है वही होता है आपका अनुपूरक बजट। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीआर के स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया है। ठीक है, इस वीडियो में हम समझेंगे अनुपूरक बजट होता क्या है, क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं और क्या इसकी जरूरत थी कि भाई 20 अगस्त में आपका अनुपूरक बजट यहाँ पे लाया गया। ठीक है, चलो पहले हम समझते हैं अनुपूरक बजट आपका होता क्या है। देखो, एक आता है आपका फुल फ्लेज बजट जो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए आता है। ठीक है, जिसमें आपके एक साल के पूरे खर्चे, इनकम सब कुछ पहले से डिसाइड होती है। तो अभी अनुपूरक बजट क्या है? अनुपूरक बजट कब आता है? जब आपका जो बजट आया था उसमें आप सपोज कोई योजना लाए, अब आपका अचानक से जब कोई आकस्मिक खर्चा आ जाता है, कोई एडिशनल आप पे खर्चा आ गया, या किसी योजना को आपको एक्सटेंड करना है, या फिर किसी योजना में आपने पहले सोचा था इतने पैसे लगेंगे, अब उसमें ज्यादा पैसे लग रहे हैं, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा मनी हमें चाहिए होता है वही होता है आपका अनुपूरक बजट। इसमें सरकार क्या करती है, जो आपके आकस्मिक खर्चे होते हैं उनकी पूर्ति के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा निकालती है वही आपका अनुपूरक बजट। इसी को हम इंटरिम बजट या अंतरिम बजट कहते हैं, और इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री बजट। ठीक है, आप इसका सरल शब्दों में देख सकते हो, अनुपूरक बजट वो बजट है जो पहले से बने बजट के अलावा बीच में नई जरूरतों या अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए लाया जाता है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा जो हमारे पास खर्चे आ जाए। अब इसमें क्या क्या डेटा इसमें लिया गया है या क्या क्या प्रावधान इसमें किए गए हैं उसे देखते हैं। तो आप देखोगे भाई अनुपूरक बजट का आकार, तो भैया ये आया है हमारा 5315.39 करोड़। तो उत्तराखंड सरकार ने अगस्त के महीने में 5000 करोड़ का लगभग अनुपूरक बजट पेश किया है। मतलब ये एक्स्ट्रा पैसा जो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमने एक्सपेंडिचर जो हमारे कहाँ पर हम कितना खर्च करेंगे, तो राजस्व में हम खर्च करेंगे। ठीक है, 2152 करोड़। और पूंजीगत एक्सपेंडिचर होगा आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, व्यय जिसे आप कहते हो व्यय, ये होगा आपका 3163 करोड़। ठीक है, अब देखो, इससे पहले मैंने आपकी बजट के ऊपर पूरी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारी जो टर्म्स होती हैं बजट की, राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्ति, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है, वो मैंने आपको पूरा वहां पे एक्सप्लेन करा है, वो आप देख सकते हो। देखो, राजस्व व्यय क्या होता है? राजस्व व्यय सरकार का वो खर्चा होता है जहां पर सरकार सैलरीज, पेंशन, इन सारी चीजों में पैसा खर्च करती है। पूंजीगत व्यय सरकार का वो खर्चा होता है जहां पर सरकार अपने परिसंपत्तियों का निर्माण करती है या उन्हें एक्सटेंड करती है। ठीक है, जैसे आपका रोड्स हो सकता है, आपके भाई कोई एयरपोर्ट हो सकता है, या जो भी आपकी पहले से स्कीम चल रही है उन्हें एक्सटेंड करने के लिए जो पैसा दिया जाता है वो सब आता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में या पूंजीगत व्यय में। ठीक है, इसका आकार आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, चलो बात करते हैं हम अपने और जैसे प्रावधान किए गए। तो भाई थीम की बात करें तो थीम इसकी वही रखी गई है जो आपका नमो बजट है। ठीक है, एमओ जो आपका मेन बजट था वो भी आपका इसी थीम पर आया था। एन से क्या हो गया, एन से आपका नवाचार हो गया, ए से आपका आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एम से महान विरासत, और ओ से हो गया आपका ओजस्वी मानव संसाधन। ठीक है, सेम थीम पर ये बजट रखा गया है। अब इसी के अंदर हमें देखना है कि कौन सी योजनाएं वो हैं जिन्हें एक्सटेंड किया गया है, या कौन से प्लान है जिनमें सरकार ने कुछ अमाउंट आपकी अलॉट की है। ठीक है, इसी के अंदर हम देखेंगे, अलग अलग स्लाइड मैंने इसकी बना रखी है। देखो, पहला आता है आपका नवाचार। तो नवाचार में आप भाई खर्चा देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो पहले आप इसका पूरी स्लाइड का, उसके बाद हम देखेंगे क्या रहेगा। तो आप इसमें देखोगे अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण हेतु लगभग 79 करोड़ का प्रावधान है। पेयजल योजनाओं में 25 करोड़। ठीक है, टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल ये हरिद्वार में लग रहा है आपका 20 करोड़। ठीक है, राजस्व उपनिरीक्षक जो आपके पटवारी वगैरह है उन्हें लैपटॉप वगैरह को या आईटी से जोड़ने के लिए आपके 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। परिवार पहचान पत्र 5 करोड़। ठीक है, और ये हो गया आपका आबकारी विभाग में आईटी सुधार हेतु 3 करोड़। तो भाई 2 विभाग हैं आपके, एक आपका आबकारी विभाग और एक आपका जो आपका पटवारी वाला डिपार्टमेंट आता है पूरा राजस्व विभाग, इनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ठीक है, पिछले बजट में भी इसके बारे में बात की गई थी, लैपटॉप्स वगैरह और स्मार्ट गैजेट से इन्हें दिए जाएंगे। चलो, तो ये हो गया आपका नवाचार के अंदर। दूसरा आता है आपका आत्मनिर्भर उत्तराखंड। तो इसमें कौन सा है, तो भाई पहले आपका प्रोजेक्ट है, ध्यान रखना, विस्पना बिंदाल की जो एलिवेटेड रोड। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट आपका देहरादून में, इसके लिए सरकार ने आपका 925 करोड़ का बहुत मोटा बजट दिया है इस पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु। देखा होगा आपने पिछले साल जो आपका पंतनगर एयरपोर्ट है इसे उत्तराखंड का पहला कार्गो एयरपोर्ट बनाया गया था। ठीक है, तो उसका एक्सटेंड करने के लिए इन्होंने और पैसा इसके लिए अलॉट कर दिया। दूसरा है आपका मिलेट मिशन, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। मिलेट मिशन हेतु 8 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो आपका श्री अन्न योजना जो उत्तराखंड सरकार चला रही थी, और उसके अलावा एक आपने
एमओयू भी देखा था पंतनगर यूनिवर्सिटी और इंडियन आर्मी का, ठीक है, वो भी मेरिट से रिलेटेड आपका एक एमओयू साइन हुआ था, तो उससे रिलेटेड 8 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च करने की बात की गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम महान विरासत। तो आपको पता है भाई अब कुंभ आने वाला है, ठीक है, 2027 में आपका कुंभ है, तो उसकी तैयारी के लिए 200 करोड़ खर्च करने की बात की गई है। नंदा राज यात्रा 2026 में होगी, अब अगले साल नंदा राज यात्रा है आपके चमोली में, 50 करोड़ उसके लिए किए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे जो आपकी शारदा रिवर फ्रंट योजना है, दो नदी घाटी, एक आपकी गंगा नदी घाटी और एक आपकी शारदा नदी घाटी, यहाँ पर आपके दो धार्मिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, तो उसके लिए शारदा वाले पे आपका 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करने हेतु 50 करोड़, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हरिद्वार को पर्यटन नगरी, देखो ऋषिकेश को डेवलप किया जा रहा है योग नगरी के बेस पे और हरिद्वार को डेवलप किया जा रहा है आपके पर्यटन नगरी के बेस पे, तो इसके लिए भी आपके 50-50 दोनों के लिए हो गए। और मानसखंड माला मिशन, जो आपके मानसखंड माला मिशन क्या है, जो आपके कुमाऊं के जो मंदिर हैं, जो आपके कैसे जिन्हें रिनोवेशन का काम करना है यहाँ पे या उनका आधुनिकीकरण करना है, तो उसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ओजस्वी मानव संसाधन, तो इसमें महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत, ये आपसे करंट ये क्वेश्चन आपसे पेपर में भी पूछा गया था, इसके लिए भाई 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्पोर्ट्स प्राइज मनी हेतु 18 करोड़, जो भी आपके उत्तराखंड के खेल खिलाड़ी, ठीक है, उनमें जो पैसे उन्हें मिलते थे उसमें अब इंक्रीज किया जाएगा। टाटा टेक्नोलॉजी, ये हमने देख लिया हरिद्वार वाला। उसके अलावा भाई पंतनगर यूनिवर्सिटी वाला देख लेना 23 करोड़ का, और ये पॉलिटेक्निक खटीमा छात्रावास 1 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है। बहुत बड़ा एक छात्रावास बनाया गया है यहाँ पे पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए आपके खटीमा में, ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा हॉस्टल। चलो तो भाई ये थे हमारे सारे खर्चे, ठीक है, जो मेन आपके प्रावधान उसमें हो सकते थे वो चीजें हमने यहाँ पे देखी। अब देखो इसी में बात की गई थी आपके एफआरबीएम, ये एफआरबीएम होता क्या है, क्या क्या चीजें इसमें रखी जाती है और क्या हम इसके जो दायरा है क्या हम इसे फॉलो करते हैं, इस बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। देखो पहले तो आप समझो एफआरबीएम है क्या, फुल फॉर्म आप इसकी देखोगे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। जो पिछली वीडियो है बजट की उसमें मैंने आपको समझाया है राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा क्या, ठीक है, राजकोषीय घाटे को ही हम क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, जो सरकार का आपका घाटा होता है, इसे आप पिछली वीडियो से देख सकते हो। देखो भाई एफआरबीएम एक्ट पहले आया क्यों था, आप ये समझो। एफआरबीएम एक्ट आया था कि जो फिस्कल डेफिसिट है इसे किसी तरीके से कम किया जाए, इस घाटे को कम करने के लिए ही आपका 2003 में आपका एफआरबीएम अधिनियम आया था, ठीक है, भारत में आया 2003 में और उत्तराखंड में लागू किया था इसे 2005 में। जो आपका अपर पीसीएस का था 2024 वाला, उसमें क्वेश्चन आया था, तो उत्तराखंड ने एफआरबीएम लागू किया ये। अब इसमें देखो क्या क्या शर्तें होती है, इसमें ये कहा जाता है कि भाई जो आपका राजकोषीय घाटा होगा वो 3% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, समझे। अगर आपका राजकोषीय घाटा 3% से ज्यादा चला जाता है तो आपको क्या, आपको बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। अब उत्तराखंड का राजकोषीय घाटा क्या है, उत्तराखंड का राजकोषीय घाटा है 2.94%, तो अभी हम क्या है, अभी हम एफआरबीएम लिमिट जो है उसके अंडर। दूसरा इसमें आपका लोक ऋण, ठीक है, लोक ऋण क्या होता है आपका, पब्लिक डेप्ट, पब्लिक डेप्ट जो सरकार आपका मार्केट से पैसा उठाती है। तो इसमें जो बताया गया है कि भैया आपका लोक ऋण 32.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका आधा बजट ही लोक ऋण पे चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा लोक ऋण आप देखोगे तो भाई हमारा लोक ऋण लगभग 23-24 के आसपास चलता है, सॉरी अगर आप इसमें लोक ऋण देखोगे तो हमारा लोक ऋण लगभग 28-29 के आसपास रहता है, तो इसे भी हम फॉलो करते हैं। राजकोषीय घाटे का फॉलो कर रहे हैं हम, लोक ऋण को हम फॉलो कर रहे हैं। और तीसरा होता है इसमें राजस्व अधिकार। राजस्व अधिकार क्या होता है, देखो राजस्व अधिकार दो चीजें हैं यहाँ पे, एक होगा आपका रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति। राजस्व अधिकार मतलब रेवेन्यू सरप्लस, रेवेन्यू सरप्लस मतलब रेवेन्यू आपका सरप्लस कब होगा, जब आपकी कमाई ज्यादा होगी और खर्चे कम होंगे, तभी तो आप सरप्लस में जाओगे। अगर भैया आपके खर्चे ज्यादा हो गए तो आप तो घाटे में चले जाओगे, आप तो किस में चले जाओगे, डेफिसिट में चले जाओगे। तो आपकी जो इकोनॉमी है वो हमेशा रेवेन्यू सरप्लस या राजस्व अधिकार में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी उत्तराखंड फॉलो करता है, हमारे जो राजस्व प्राप्ति है वो ज्यादा है और राजस्व खर्चे हमारे कम है कंपेरिजन में, तो इसे को भी हम फॉलो करते हैं। तो एफआरबीएम एक्ट की तीनों स्टेटमेंट को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। राजस्व अधिकार, हाँ, राजकोषीय घाटा लिमिट में है और लोक ऋण भी हमारा लिमिट में चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, इसे आप ध्यान रखना। चलो फिर बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो इकोलॉजी एंड इकोनॉमी, ठीक है, पिछले से पिछले बजट में भी इसकी बात की गई थी। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये कॉन्सेप्ट बेस है आपका सतत विकास पे,
सतत विकास, या जिसे आप कहते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि भैया इकोनॉमी ठीक है, आपको विकास करना है, लेकिन आपका विकास इस प्रकार से होना चाहिए कि आपका जो पर्यावरण है या जो आपकी इकोनॉमी है उसे कम से कम नुकसान, कम से कम उसे ह्रास हो, इस प्रकार से आपको अपना डेवलपमेंट करना है। ऐसा नहीं कि भाई आपने रोड बना दी और सारे पेड़ काट दिए, ये तो विकास होगा, इसे आपको सतत तरीके से करना है, समझ रहे हो, कम से कम पेड़ कटे, कम से कम हमारी रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचे। तो यही एम के साथ उत्तराखंड ने इस पहल की शुरुआत की थी, इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी, और ये भी इसी से जुड़ा आप एक इंडेक्स भी देखते हो, ठीक है, जो उत्तराखंड लागू करने वाला पहला स्टेट बना था आपका, जो था आपका जीईपी, ग्रोस इन्वायरमेंटल आपका जो प्रोडक्शन है, ठीक है, पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है हमारे उससे, तो उसका एक पूरा डेटा ये करने वाला उत्तराखंड आपका पहला राज्य है पूरे भारत का, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है आपका, जोशीमठ व अन्य स्थानों में भूदशा व अन्य के अंतर्गत राहत कार्य हेतु, ठीक है। तो भाई आपका जो जोशीमठ में जमीन फट गई थी, ठीक है, बहुत सारी दुर्गति हो गई थी वहां लोगों की, तो अब उन्हें क्या किया जा रहा है, उन्हें किया जा रहा है विस्थापित। विस्थापित कहाँ किया जा रहा है, जोशीमठ के जो लोग हैं उन्हें विस्थापित किया जा रहा है आपके पीपल कोठी में, ठीक है। तो वहां पे प्रॉपर एक टाउन प्लानिंग चल रही है, जिसके लिए इन्होंने ये बजट पेश किया। राष्ट्रीय हिमनद झील विस्फोट बाढ़, भाई ये बहुत उत्तराखंड में बहुत बड़ी आपदा का कारण है, ग्लोफ जैसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं जब वो ओवरफ्लो होते हैं या उसमें पानी ज्यादा आ जाता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुई है, लगातार ग्लेशियर पिघल रहे, जो झील है, जो उनके नीचे झील बनती है, वो क्या होती है, एक टाइम बाद उनमें इतना पानी आ जाता है कि वो टूट जाती है और बाढ़ आ जाती है। केदारनाथ आपदा जो आई उसका कारण भी क्या था, यही था, ग्लोफ ही था, ठीक है। वो झील आपकी बारिश होती रही बढ़ता गया और झील आपकी टूट गई, ठीक है। तो इससे राहत बचाओ, ठीक है, कार्य हेतु। फिर आपकी कैंपा परियोजना, जो आपको सब्सिडीज मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो आप पेड़ वगैरह रखते हो, ठीक है। उसके अलावा बाढ़ वगैरह के लिए 15-15 करोड़ रुपए, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके अलावा ये भाई आपका जिलाधिकारी हेतु आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु 13 करोड़ रुपए, ठीक है। स्प्रिंग परियोजना, ये आपने सुना होगा, इसी को हम कहते हैं सारा, सारा परियोजना आपने सुना होगा, ठीक है। स्प्रिंग एंड रेजुनेशन प्रोग्राम करके ये है, जो भी हमारे पुराने नौले हैं या पुराने आपकी धाराएं हैं, गाढ़ गदेरे हैं, उन्हें दोबारा से पुनर्जीवित करना है, ताकि लोग पहाड़ी क्षेत्रों में आपके पानी की कमी ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आपकी सारा प्रोजेक्ट चलाया गया था, और इसके लिए भाई खर्च प्रावधान किया गया आपके 2 करोड़ रुपए, ठीक है। तो देखो ज्यादा बड़ा नहीं है वीडियो, ठीक है, ना ही है ज्यादा बड़ा आपको कॉन्सेप्ट था, इसमें केवल आपको आकार देखने, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर आपको खर्चे देखने, और एफआरबीएम की धाराओं को क्या हम फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, बस ये देखने, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी अगर आपके क्वेश्चन होते हैं या किसी भी चीज में अगर मेरे से डेटा में अगर थोड़ी सी गलती होती है तो आप कमेंट में बता देना, ठीक है, हम पिन कर देंगे वहाँ पे आपके कमेंट को। उसके अलावा भाई विदा लेता हूँ मैं आपसे, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके आने वाले वीडियो और पटवारी के लिए, ठीक है। उसके अलावा मॉक पेपर चल रहे हैं आपके ऑफलाइन, ऑनलाइन में हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, आप नंबर अपना ड्रॉप कर सकते हो कमेंट में। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपके। जय देव में, जय उत्तराखंड।